तो हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, जो हमारा चैप्टर था वो डेप्रिसिएशन था। अब हम जो है आज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के करेंगे। देखिए, 3 चैप्टर्स के जो है आपके बुक में गिवन दिए हुए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 और 2। ठीक है, तीनों को मिला के मैंने ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। मैंने आपको जब ये चैप्टर मैं आपको कराया था तभी मैंने बोल दिया था कि ये तीनों चैप्टर एक ही हैं, इसको एक ही लेके आप पढ़ेंगे। तभी मैंने जो है हैशटैग में इसकी वीडियो डाली थी, #1, #2, #3 करके 18 जो है हैशटैग बने थे इसके, अगर आपको पता होगा। ये क्या होता है कि स्टार्टिंग से आपको जो है ट्रेडिंग PNL सिखा के चलता है, फिर बैलेंस शीट पे आता है। ऐसे ही जो है 3 चैप्टर मिला के जो है ये किए हुए हैं। तो इसी से इन तीनों चैप्टर से मिला के मैंने जो है जो क्वेश्चन बने हैं, हालांकि एक ही क्वेश्चन बनता है, मैंने आपको बोला था 8 या 10 मार्क्स का। ठीक है, वही क्वेश्चन मैं जो है आपको प्रैक्टिकली इसमें जो है कराऊंगा। साथ में अपने से मैं बताऊंगा आपको कि थ्योरी के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं आपको जो है बताऊंगा। बात रही प्रोविजन रिजर्व चैप्टर की, उसमें जो है प्रोविजन्स के बारे में आएगा या रिजर्व्स के बारे में आएगा कि टाइप्स ऑफ रिजर्व जो होंगे, कि इस टाइप का स्पेसिफिक रिजर्व क्या होता है, जनरल रिजर्व क्या होता है, कैपिटल रिजर्व किस लिए बनाया जाता है। तो इस टाइप के जो है उससे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि बहुत कम क्वेश्चन उसमें से बनते हैं। ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें से जो है 8 या 10 मार्क्स का जो है क्वेश्चन बनता है, और ये थोड़ा जो है इसमें एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्रिएट करता है वो। तो ये सिखाना जो है ज़्यादा ज़रूरी था। तो अगर आपको इस कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आ रही है, इससे आपको जो है आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में जो है किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ताकि आप अच्छे नंबर से जो है अकाउंटेंसी के एग्जाम से में जो है आप पास हो सको। अगर आप ये मेरी वीडियो देखते हो तो मैं आपकी गारंटी लेता हूँ कि अकाउंट्स में आप जो है कभी फेल नहीं हो सकते। ठीक है, तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमें जो है ट्रेडिंग अकाउंट, PNL अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना होता है। उसके अंदर हमें जो है कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन होती है और उनको जो है एडजस्टमेंट को करना होता है। ये ऑलरेडी हमने जो है चैप्टर कर रखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें भी ये जो चैप्टर मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ भी अपलोड कर रखी हैं, और प्लेलिस्ट में भी यही वीडियोज़ होंगी, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैं ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको जो है एक हिसाब से मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये चैप्टर जो है आते हैं, क्योंकि एग्जाम का समय हो चुका है, तो ऑब्वियसली जो है ये आपको आते होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि आपको जो है पता लग जाएगा कि किस टाइप्स के जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए मैं जो है ये वीडियोज़ की सीरीज़ ला रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे जो है जनवरी-फरवरी 2021 के एग्जाम हुए थे अक्टूबर 2020 के लिए। तो उसमें कौन सा क्वेश्चन बना था उसको सबसे पहले देख लेते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर अमन प्रिपेयर ट्रेडिंग PNL, ईयर एंडिंग जो है March 31, 2019 है, और बैलेंस शीट भी हमें जो है बनानी है। आप देख सकते हैं 10 मार्क्स का जो है क्वेश्चन बना है। बहुत ही आसान है, फ्री के मार्क्स जो है ये NIVS दे रहा है इस क्वेश्चन पे, बस समझने की जो है बात होती है। अगर जिसने मेरी वीडियोस देख रखी हैं तो उसको तो आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक्सेप्ट ये जो B वाली जो है एडजस्टमेंट है, इसको छोड़ के। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें जो है ट्रायल बैलेंस गिवन है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंस गिवन है। ठीक है, और साथ में नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। तो सबसे पहले चलिए इसको कर लेते हैं। आप सबसे पहले जो है इसकी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो दोस्तों, ये हमारा जो है अक्टूबर 2020 का जो है क्वेश्चन चल रहा था, जिसके एग्ज़ाम जनवरी-फरवरी 2021 में हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन आपको मैंने दे रखा है, स्क्रीनशॉट आपने खींच ली होगी। तो बैलेंसेस को जो है मैंने पोट कर रखा है। ठीक है, आपको पता ही होगा ऑलरेडी कि बैलेंसेस कहाँ कहाँ आने हैं। जो डेबिट में गिवन है वो या तो हमारा एक्सपेंस है या तो एसेट है, और जो क्रेडिट में गिवन होते हैं वो या तो हमारी इनकम होती है और या तो हमारी लायबिलिटी होती है। ठीक है, सबसे पहले ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में कैपिटल में से माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं मैंने ड्राइंग माइनस कर दी। फिर BR जो है एसेट होता है, डेबिट में गिवन है एसेट है, तो एसेट में मैंने डाल दिया। मशीनरी भी हमारी एसेट है और जिस पे हमारी जो है एडजस्टमेंट भी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मशीनरी लिख दी मैंने और उसका अमाउंट अंदर कर दिया, एसेट बैलेंस शीट में लिख दिया। डेटर भी, ठीक है, और डेटर के अंदर लिख रखा है कि इंक्लूडिंग एक्स फॉर डिसऑनर बिल 1000। देखिए, अगर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर मेरे साथ पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि डिसऑनर होता क्या है। देखिए, बिल मिला था, ठीक है, बिल रिसीवेबल मिला था, अब वो डिसऑनर हो गया। ठीक है, डिसऑनर हो गया मतलब कि अभी उसे जो है एक्स का जो बिल है डिसऑनर हो गया, वो उसे हमें जो है अभी पैसे देने हैं 1000 रुपये। ठीक है, तो वो डेटर हुआ हमारा। तो इसके अंदर जो है बिल उसका डिसऑनर हो गया, फिर वो जो है डेटर में जुड़ गया। ठीक है,
पहले BR दिया था, BR का मतलब होता है कि उसने एक प्रॉमिस दे दिया कि 3 महीने की गारंटी दे दी कि उसके बाद वो हमें पैसा दे देगा, बट वो बिल डिसऑनर हो गया, वो नहीं दे पाया। इसका मतलब उससे हमें जो है अभी पैसे देने हैं, इसलिए वो डेटर में इंक्लूड हो गया 1000 रुपीज़, तो 30,000 की टोटल डेटर है। तो इसके अंदर 2 एडजस्टमेंट है, आप देख सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो डेटर का मैंने जो है अमाउंट अंदर लिख दिया, एसेट होता है हमारा, वेजेस हमारा एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो P&L में मैंने जो है वेजेस लिख दिया, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में मैंने वेजेस लिख दिया। इसके अंदर भी एडजस्टमेंट है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न होता है, तो उसको मैं माइनस कर देता हूँ सेल्स में से। सेल्स हमारी क्रेडिट साइड ऑलरेडी मैंने लिख रखी है, तो माइनस करके रिटर्न कर देता हूँ, और जो रिटर्न का अमाउंट है रिटर्न इनवर्ड 2390 है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, तो ये आ गया 175825 टोटल, ठीक है। फिर हमारे परचेजेस गिवन है, जो ट्रेडिंग के डेबिट साइड आती है, तो परचेजेस ट्रेडिंग के डेबिट साइड में लिख दी। रेंट गिवन है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, P&L डेबिट में आएगा, तो रेंट लिख दिया। सैलरीज भी हमारी जो है P&L के डेबिट में आएगी, तो लिख दिया, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर हमारी जो है ट्रेडिंग एक्सपेंस, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है, तो P&L के डेबिट में लिख दिया। फिर आ गया इंश्योरेंस, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो P&L के डेबिट में लिख दिया। फिर आते हैं कैश, कैश हमारा एसेट है, तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट लिख दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं रिपेयर्स हमारा जो है वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो रिपेयर्स भी मैंने ट्रेडिंग के डेबिट में लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन भी हमारा जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और इसको भी मैंने P&L के डेबिट में लिख दिया। बट इसके अंदर एक एडजस्टमेंट है, जो कि हिडन एडजस्टमेंट है, अगर जिन्होंने मेरे साथ पढ़ा होगा वो समझ गए होंगे, ठीक है। डिस्काउंट अलाउंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अलाउंस भी मैंने लिख दिया P&L के डेबिट साइड में। बैड डेब्ट्स भी हमारे जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो बैड डेब्ट्स भी मैंने जो है P&L के डेबिट में लिख दिया। फिर आता है फर्नीचर, फर्नीचर एसेट है, तो फर्नीचर के अंदर जो है एडजस्टमेंट भी है, तो एसेट साइड में उसका अमाउंट अंदर लिख दिया। कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है, ओनर इक्विटी, तो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट लिख दिया कैपिटल। लोन हमारी लायबिलिटी होती है, तो लोन भी लिख दिया 10% के हिसाब से, ठीक है, 10,000 का। कमीशन हमें जो है क्रेडिट में गिवन है, आप देख सकते हैं, तो हमारी इनकम हुई, ठीक है, लायबिलिटी तो हो नहीं सकती, तो इनकम साइड ऑफ सॉरी P&L के क्रेडिट साइड में मैंने जो है इसको लिख दिया, ठीक है। फिर आता है क्रेडिटर, हमारी लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट लिख दिया। सेल्स हमारी इनकम होती है, इनडायरेक्ट इनकम, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में मैंने इसको 1 लिख दिया, ठीक है। अब आते हैं हम एडजस्टमेंट में, ठीक है। एडजस्टमेंट सबसे पहले हमें गिवन है, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज 64,480 रुपीज़। 31 मार्च का जो है स्टॉक हमें गिवन है, तो क्लोजिंग स्टॉक हुआ, ठीक है, 31 एंडिंग डेट होगी। तो ये तो बहुत ही आसान एडजस्टमेंट है, आपको ऑलरेडी पता होगी। बाय क्लोजिंग स्टॉक 64,480 की गिवन है। एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आ गई, और दूसरी कहाँ आएगी, यहाँ पे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक 64,480 रुपीज़, ठीक है। फिर आगे आप देख सकते हैं लिखा है कि हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्स बिल इज इररिकवरेबल। एक्स का जो बिल था, जो कि किस में इंक्लूड है, डेटर में इंक्लूड है, अभी मैंने समझाया, ठीक है। उसका जो हाफ अमाउंट है वो इररिकवरेबल है, मतलब कि वो रिकवर नहीं हो सकता। 1000 रुपये का बिल इंक्लूड था डेटर के अंदर, 1000 का हाफ कितना हुआ, 1000 का हाफ हुआ 500 रुपीज़, वो इररिकवरेबल है, मतलब हम उसको जो है ले नहीं सकते, वो रिकवर नहीं हो सकता, तो मतलब डूब गया पैसा। तो एक हिसाब से वो बैड डेप हुआ, ठीक है, बैड डेप हुआ। जो भी बैड डेप की एडजस्टमेंट्स होती थी मैंने सिखाई थी, वो कर दो। बैड डेप को क्या करते थे, डेटर में से माइनस कर देते और एज अ एक्सपेंस P&L में लिख देते थे, यही करते थे हम। बैड डेप्स की जनरल एंट्री में क्या होती थी, बैड डेप्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, सेम एज इट इज, बस लिखना क्या है कि बिल इररिकवरेबल, ठीक है। जैसे कि अब मैंने क्या किया, सबसे पहले डेटर में से माइनस कर दिया, क्योंकि वो अब रिकवरेबल ही नहीं है, वो डूब गया, तो डेटर के अंदर ही था, इंक्लूडिंग एक्स का बिल जो, तो लिख देंगे बिल इररिकवरेबल, ठीक है। कितने का बिल था, 500 का हुआ, 1000 गिवन था ना इसके अंदर इंक्लूड था, और हाफ बोल रहा है कि वो 500 हुआ, ठीक है, ये हो गया, माइनस कर दिया। अब और एडजस्टमेंट है, फिर डेटर का जो है नेट अमाउंट निकालेंगे। फिलहाल यहाँ पे लिख देंगे 2x बिल इररिकवरेबल, मैंने यहाँ पे बैड डेब्ट्स भी तो लिख सकता था, पर ऑलरेडी बैड डेब्ट्स यहाँ पे गिवन है हमें, 500 का बिल इररिकवरेबल है, बस।
आधा जो अमाउंट था वो इररिकवरेबल था, मतलब कि डूब गया पैसा, अब वो मिल ही नहीं सकता हमें। तो जो भी बैड डेब्ट्स वाली, डूब गया पैसा तो बैड डेब्ट बोलते हैं उसे, जो बैड डेब्ट्स वाली हमारी एडजस्टमेंट थी वही करेंगे इसमें। बस ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि आपको कंफ्यूज कर रहा है, वो कुछ नहीं है, वही बैड डेब्ट्स की ही बात कर रहा है वो। ठीक है, ये एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। चलिए अब अगली पे आते हैं। फिर बोलता है क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन अदर डेटर, मतलब जो बचे हुए डेटर थे उस पर 5% प्रोविजन क्रिएट करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि रियल डेटर पे जो है प्रोविजन क्रिएट होता है, सब चीज़ माइनस करके डेटर में जो बचते हैं उसी पे ही जो है वो क्रिएट होता है। अब इसको अगर माइनस करें हम, तो यहाँ अमाउंट निकल रहा है 29,500 टोटल डेटर का अमाउंट, तो इसी पे ही 5% निकलेगा। तो अगर हम 29,500 का 5/100 करें तो हमारा 5% जो है निकल के आ जाएगा, जो कि निकल के आ रहा है हमारा 1475। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले माइनस करेंगे, लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, मैं डीडी लिख रहा हूँ इसको, तो 1475 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 28,025 रुपीज़ टोटल। आप अगर इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा। और वही प्रोविजन एज अ एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है जब हम क्रिएट करते हैं, तो ये ऑलरेडी आपको पता होगा, तो यह लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितने का है 1475। ठीक है, एज एक्सपेंस ट्रीट कर दिया। आप चाहे इसमें ऐड भी कर सकते हो बैड डेब्ट्स को, या अलग भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आंसर आपका सेम आना है। दोनों को यहीं पे ऐड कर दो या ऐसे ही लिख दो। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट ना करूं मैं तो बढ़िया है। ठीक है, आपको ऑलरेडी मैंने सारे प्रोविजन के केस समझा रखे हैं, वो आपकी मर्जी है कि आप ऐड करो या ना करो। ठीक है, चलिए फिर अगली पे बढ़ते हैं। फिर हमें गिवन है कि वेजेस इंक्लूड 600 फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी। वेजेस के अंदर जो है एक 600 इंक्लूड है, ये वेजेस है ना, इसके अंदर एक 600 जो है वो इंक्लूड है। बट वो जो वेजेस दी गई थी वो न्यू मशीनरी की इरेक्शन के लिए दी गई थी, ठीक करने के लिए उसको जो है नई मशीनरी को दी गई थी। देखिए, आपको पहले ही समझाया था कि ओरिजिनल वैल्यू निकलती है एक एसेट की, उसमें सारी चीज़ें जोड़ी जाती हैं, वेजेस वगैरह सब चीज़ें जोड़ी जाती है। डेप्रिसिएशन चैप्टर हमने करा था, उसमें समझा था। बट ये उसने जो है वेजेस के अंदर जोड़ दी, डायरेक्ट एक्सपेंस वाले वेजेस के अंदर जोड़ दी थी। और जोड़नी कहाँ चाहिए थी, मशीनरी के अंदर जोड़नी चाहिए थी, क्योंकि वो मशीनरी की वेजेस है, मशीनरी की टोटल कॉस्ट निकलेगी उससे। ठीक है, और इसके अंदर जुड़ गई। अब क्या करें भाई इससे हटा दो अब और इसमें जोड़ दो, दो इफेक्ट पता लग जाएंगे। एक तो वेजेस में से हटा दो और किसमें, मशीनरी में जोड़ दो, दो इफेक्ट पता लग गए। बस वही करो, माइनस कर दो, इरेक्शन लिख दो फॉर न्यू मशीनरी। ठीक है, न्यू मैक लिख दिया, कितने का था 600 का था, और इसका टोटल जो निकलेगा माइनस करते वक्त तो 19,885 निकल के आ गया। ठीक है, और इस मशीनरी में जोड़ दो उसको, तो प्लस वेजेस फॉर लिख दो, वेजेस फॉर इरेक्शन, या सीधा वेजेस आप लिख सकते हो। ठीक है, 600 इसमें जोड़ दिया, बस दो इफेक्ट हमने कर दिए, हमारी एडजस्टमेंट खत्म। बहुत ही आसान है, बस समझने की देर होती है इसमें। ठीक है, फिर आ रहा है हमारा कि डेप्रिसिएट करना है मशीनरी को 5% और फर्नीचर को 10%। सबसे पहले मशीनरी को डेप्रिसिएट करते हैं हम। मशीनरी को अब 14,400 पे नहीं करेंगे, पूरे 15,000 पे करेंगे, क्योंकि इसमें वेजेस भी जुड़ गई, तो टोटल कॉस्ट पे निकलेगा, और 15,000 का हम 5% निकालेंगे। ठीक है, ये होगा किसके लिए, मशीनरी के लिए, और ये हो गया फर्नीचर के लिए। फर्नीचर का 10% है, 4480 पे लगेगा 10%। ठीक है, तो इसका 5% निकलेगा 750, इसका 10% निकलेगा 448। ठीक है, दोनों को माइनस कर देंगे। सबसे पहले मशीनरी में माइनस डेप कर देंगे, कितना निकला इसका 750, और फर्नीचर का निकला माइनस डेप 448। और दोनों का अगर नेट निकालें हम तो फर्नीचर का निकलेगा 14,250 और सॉरी मशीनरी का, और फर्नीचर का निकलेगा 4,032 रुपीज़। ठीक है, और एज अ एक्सपेंस ट्रीट करते हैं हम डेप्रिसिएशन को, तो लिख देंगे टू डेप्रिसिएट ऑन मशीनरी और फर्नीचर। ठीक है, कितना कितना है 750 और 448,
750,448 1198 इसका जो है नेट अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन की हमारी जो है एडजस्टमेंट हो गई। ये बहुत ही आसान एडजस्टमेंट है, ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ आपको। फिर लास्ट आती है कमीशन इंक्लूड 300 बीइंग कमीशन रिसीव इन एडवांस। जो कमीशन है उसके अंदर एक 300 इंक्लूड है, जो कि हमें एडवांस कमीशन मिल सकता है, मतलब कि एक इनकम है जो हमें एडवांस में मिल गई। तो ये भी मैंने जो है आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। इसकी जनरल एंट्री होती है कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव इन एडवांस। कमीशन में से माइनस कर दो, लायबिलिटी है उसको लिख दो उसमें, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, तो इसमें से माइनस कर देंगे, लिख देंगे एडवांस कमीशन 300 की, और उसका नेट निकल के आ जाएगा 2520। और यहाँ लिख दो आप बैलेंस शीट में एडवांस कमीशन कितने की है, 300 की। बस और कुछ नहीं करना, एडवांस की जो ट्रीटमेंट थी वो हमने कर दी। ठीक है, सारी एडजस्टमेंट हमने जो है कंप्लीट कर ली। बस हमारी एक हिडन एडजस्टमेंट रह रही है लोन वाली, वो मैं आपको समझा दूं सबसे पहले। ठीक है, ऑलरेडी मैं जो है ये जब मैं आपको चैप्टर करा रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसमें मैंने आपको समझा दी थी, बट फिर भी मैं आपको जो है एक समझा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा नया केस है। देखिए, हमने लोन लिया है 1/1/2019 को, मतलब कि 1 जनवरी 2019 को हमने एक लोन लिया था 10,000 का 8% के हिसाब से। हमारी एंडिंग डेट क्या है जिसको हम ट्रेडिंग पीएनएल बना रहे हैं, March 31, 2019, और जनवरी 2019 को हमने जो है जनवरी 1 2019 को हमने लोन लिया है। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने हो गए। 3 महीने से हमने जो है 8% के हिसाब से लोन लिया था, और उसका इंटरेस्ट कितना बन रहा है देख लेते हैं। 10,000 का 8% 3 महीने का कितना बन रहा है, वो बन रहा है 200 रुपीज़। मतलब कि हमें जो है 3 महीने तक के हिसाब से जब हम ट्रेडिंग पीएनएल बना रहे हैं उस हिसाब से हमें जो है 200 रुपये अपना इंटरेस्ट ऑन लोन देना चाहिए था, ब्याज देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे हमने जो है 500 रुपये, आप देख सकते हैं हमें गिवन है कि हमने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है। 200 रुपये देना चाहिए था, दिया कितना है 500 रुपये, मतलब कि एक्स्ट्रा दे दिया हमने, एडवांस में दे दिया, प्रीपेड दे दिया। प्रीपेड एक्सपेंस वाली जो है एडजस्टमेंट इसमें होगी। ये एक्सपेंस ही तो है, हमारा खर्चा ही तो है ब्याज देना तो हमने जो है एडवांस दे दिया, वही एडजस्टमेंट इसमें की जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन है तो प्रीपेड इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन जो है इसकी जर्नल एंट्री बनेगी, और यहाँ से माइनस होगा और एज अ प्रीपेड जो है बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। देखिए 500 रुपये दिया है, मतलब 200 रुपये देने थे, दिए 500 रुपये हैं। कितना एक्स्ट्रा दिया है, कितना एडवांस हमने दिया है, 300 रुपये एडवांस दिया है, तो माइनस कर देंगे, लिख देंगे प्रीपेड, और जितना एडवांस दिया है हमने जो है 300 रुपये एडवांस दिया है, और यहाँ माइनस करके 200 लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे प्रीपेड इंटरेस्ट ऑन लोन 300 रुपये। ठीक है, तो ये प्रीपेड वाली जो है हमें एडजस्टमेंट करनी थी। ये हिडन एडजस्टमेंट होती है। हमेशा आप एग्जामिनेशन में जब ये क्वेश्चन करें तो लोन भी जब भी आपको गिना हो तो इस डेट पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंटरेस्ट गिनना है। देखिए यहाँ पे प्रीपेड निकल गया, कभी कभी आउटस्टैंडिंग भी निकल सकता है। मान लीजिए यहाँ 200 रुपये हमारा रेंट था, बट हमने 100 रुपये दिया है, 100 रुपये हमारे आउटस्टैंडिंग थे, तो प्लस करके एज अ लायबिलिटी उसको लिख देते, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। यहाँ पे ज़्यादा था तो इसीलिए प्रीपेड निकला। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। ठीक है, एग्जाम का टाइम आ चुका है, तो ये तो मैं समझूंगा कि आपको जो है आता ही होगा। ठीक है, तो चलिए इसका सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, फिर नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट को मैच करते हैं। तो क्रेडिट साइड जो है बड़ा है, वो उसमें इसका टोटल है 240,305, तो इसको भी लिख देंगे 240,305, और इस 2,40,305 से जो है डेबिट साइड माइनस करेंगे तो हमारा निकलेगा 47,285 रुपीज़, जो कि होगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट, और ये बीडी बैलेंस होगा और सीडी बैलेंस होगा हमारा, और यही यहाँ की बीडी बन जाएगा ट्रेडिंग पीएनएल में। तो ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 47,285 रुपीज़, और अगर इसको हम जो है टैली करें तो 49,805 आ जाएगा। क्रेडिट साइड हमारा जो है बड़ा है, और इसको जो है अगर इसमें बैलेंस निकलेगा तो वो हमारा जो है नेट प्रॉफिट निकल जाएगा।
और नेट प्रॉफिट हमारा जो है निकल रहा है 31,047 रुपीज़, 31,047 रुपीज़। और वही नेट प्रॉफिट जो है यहाँ ऐड हो जाएगा 1,047 रुपीज़। और इनका अगर टोटल करें हम 84,472 रुपीज़ आ जाएगा। तो बैलेंस शीट को मैच करें तो 1,25,587 रुपीज़ आ जाएगा, इधर भी और इधर भी 1,25,587 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन था वो अक्टूबर 2020 के एग्ज़ाम का था, जो कि हुए थे किसमें, जनवरी 2021 में, जनवरी फरवरी 2021 में। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, जिसमें हमारे जो है इरिकवरेबल वाली जो है एडजस्टमेंट थोड़ी नहीं देखने को मिली थी। एक टर्म था, हालांकि पुरानी थी, वो बैड डेब्ट्स की थी, बस एक टर्म जो है हमें नया देखने को मिला था। तो इस टाइप के जो है आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम जो है हम चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो है अक्टूबर 2020 का तो हो गया। अब चलते हैं हम जो है अक्टूबर 2019 पे। ठीक है, उसका क्वेश्चन आप जो है स्क्रीन पे देख सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन जो है अक्टूबर 2019 में बना था। इसमें लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक गिवन है, MS गंगा ट्रेडर का है 31 मार्च 2019। ठीक है, हमारी एंडिंग डेट है, हमें जो है ट्रेडिंग P&L बनाना है और साथ में बैलेंस शीट बनानी है उस डेट पे। ठीक है, और नीचे हमें जो है ट्रायल बैलेंस गिवन है, और नीचे हमें जो है कुछ एडजस्टमेंट गिवन है, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक और मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है, लैंड एंड बिल्डिंग को करना है, और प्रोविजन क्रिएट करना है, और आउटस्टैंडिंग की है। सारी की सारी एडजस्टमेंट बहुत ही आसान एडजस्टमेंट है, और देख सकते हैं आप 10 मार्क्स का जो है ये बना है। 10 मार्क्स भाई साहब फ्री के मार्क्स हमें जो है इसमें मिल रहे हैं। इस टाइप के जो है क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो चलिए आइए इसे भी जो है एक बार कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने बैलेंसेस को जो है पुट कर लिया है, और ये हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था वो अक्टूबर 2019 का। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन बना है। बैलेंसेस सारे हमें गिवन थे जो कि मैंने पुट कर लिए। एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम बैलेंसेस को भी। सबसे पहले गिवन है हमें कैपिटल लायबिलिटी होती है 7,32,000 लिख दिया। फिर गिवन है स्टॉक जो कि 1 अप्रैल 2018 का है, एंडिंग डेट 19 की है, 18 का है 1 अप्रैल, तो ओपनिंग स्टॉक हुआ तो 20,000 P&L के ट्रेडिंग के डेबिट में लिख दिया मैंने। फिर परचेज हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा, तो P&L के डेबिट में लिख दिया परचेजेज। उसके आगे नीचे रिटर्न भी था, तो माइनस रिटर्न करके मैंने 2000 कर दिया, जो कि क्रेडिट में गिवन है हमें। ठीक है, फिर गिवन है हमें सेल्स, जो कि ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड आती है 8,65,000, और साथ में नीचे रिटर्न भी गिवन है, और रिटर्न करके 8,62,000 कर दिया। फिर हमें गिवन है वेजेस, जिस पे हमें जो है एडजस्टमेंट भी है, तो P&L के ट्रेडिंग के डेबिट में आएगी, डायरेक्ट एक्सपेंस है तो 2 वेजेस इनर कॉलम में उसका अमाउंट लिख दिया। फिर गिवन है हमें कैरेज इनवर्ड, जो कि होता है कैरेज ऑन परचेज। ठीक है, कैरेज ऑन परचेज होता है, तो फैक्ट्री का एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, तो इसीलिए ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा जाएगा। फिर हमें गिवन है कैरेज आउटवर्ड, जिसका मतलब होता है कैरेज ऑन सेल्स। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट का हुआ, जब हम माल बेचते हैं उस पर जो कैरेज पे करते हैं, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, तो इसीलिए P&L के डेबिट में मैंने जो है कैरेज आउटवर्ड लिख दिया। फिर गिवन है हमें सैलरी, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो 2 सैलरी करके 40,000 मैंने P&L के डेबिट में लिख दिया। फिर गिवन है कमीशन पेड भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो P&L के डेबिट में लिख के मैंने उसका अमाउंट डाल दिया। फिर गिवन है कमीशन रिसीव, जो कि इनडायरेक्ट इनकम है, तो इनडायरेक्ट इनकम है, तो क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने उसका भी अमाउंट डाल दिया, और क्रेडिट साइड में भी उसको लिख दिया। फिर हमें गिवन है डेटर हमारा एसेट होता है, बैलेंस शीट की एसेट साइड डेटर लिख दिया। फिर हमें गिवन है क्रेडिटर, वो लायबिलिटी होती है, तो क्रेडिटर मैंने लायबिलिटी साइड और लिख दिया। फिर गिवन है हमें मशीनरी, जो कि हमारा एसेट है, तो मशीनरी मैंने जो है एसेट साइड में लिख दिया। फिर गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग, जो कि 7 लाख है, तो उसको भी मैंने जो है एसेट साइड में लिख दिया। दोनों पे हमारा जो है एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन की, तो दोनों पे मैंने जो इनर कॉलम में उसका अमाउंट लिख दिया। और डेटर पे भी हमारी एडजस्टमेंट है प्रोविजन की, तो उसका भी अमाउंट मैंने इनर कॉलम में लिख दिया। फिर गिवन है हमें कैश ऑलवेज एसेट, तो कैश को भी मैंने जो है बैलेंस शीट में लिख दिया। चलिए अब करते हैं हम एडजस्टमेंट। सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट में गिवन है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वाज 66,000। ये भी इलस्ट्रेशन लग रहा है मुझे, 66,000 वाला हमने जो है एक इलस्ट्रेशन भी किया था। तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 66,000। ठीक है, और एक बैलेंस शीट में आ जाएगा वो क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि एसेट है हमारा 66,000। ठीक है, फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारी क्लियर है। फिर आती है एडजस्टमेंट, हमें जो है गिवन है डेप्रिशिएट करना है मशीनरी को 10% और लैंड एंड बिल्डिंग को 5%। ठीक है, और सबसे पहले हम अमाउंट देख लेते हैं
मशीनरी को जो है हमें मशीनरी को 10% करना है, तो मशीनरी का 10% 30,000 हुआ, तो उसमें से जो है माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, और 30,000 से माइनस कर दिया मशीनरी का, और लैंड एंड बिल्डिंग का 5% करना है, 35,000 हुआ, तो माइनस डेप्रिसिएशन 35,000 कर दिया। ठीक है, और अगर इन दोनों के नेट अमाउंट की बात करें तो इसका आ जाएगा 2,70,000, और 7 लाख का आ जाएगा 6,65,000। ठीक है, दोनों का नेट अमाउंट आ गया, और एज अ एक्सपेंस डेप्रिसिएशन को ट्रीट करते हैं, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन दो चीज़ों पे हमने लगाया, मशीनरी पे और लैंड एंड बिल्डिंग में। तो मशीनरी को लिख रहा हूँ MSC, लैंड एंड बिल्डिंग को लिख रहा हूँ L&B। ठीक है, दोनों पे मशीनरी पे था 30,000 और लैंड एंड बिल्डिंग पे 35,000, 30,000 35,000, और दोनों को मिला के हुआ 65,000। ठीक है, ये हमने जो है कर दी एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन की। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देख लेते हैं। लिखा है कि क्रिएट अ प्रोविजन ऑन 5% ऑन डेटर फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट के लिए हमने जो है प्रोविजन बनाना है, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये चैप्टर। ठीक है, और ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो ये मैं समझूंगा कि आपको जो है क्वेश्चंस करने आते होंगे। एडजस्टमेंट में आपको जो है बता दूं कि किस किस टाइप्स का जो है आपको क्वेश्चन बन सकता है। डेटर हमारे 80,000 पे है, 80,000 का हम जो है 5/100 करेंगे तो हमारा 5% निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर निकल के आ रहा है 4,000। ठीक है, और माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000, माइनस करके नेट अमाउंट निकाल लेंगे तो आ जाएगा 76,000। और एज अ एक्सपेंस हम प्रोविजन को ट्रीट करते हैं जब हम क्रिएट करते हैं, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000। देखिए एग्जामिनेशन में आपको पूरा लिखना है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या बैड एंड डाउटफुल डेट। ये मैं शॉर्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, एग्जाम में शॉर्ट नहीं चलेगा। ठीक है, ये भी हमारी जो है एडजस्टमेंट कंप्लीट होगी। फिर हम आते हैं लास्ट एडजस्टमेंट में, जिसमें जो है आउटस्टैंडिंग वेजेस वर 14,000। हमारी जो 14,000 की वेजेस जो है वो आउटस्टैंडिंग हमने दी नहीं है। ठीक है, इसकी भी एडजस्टमेंट आपको आती है, वेजेस में ऐड कर देंगे और एज अ लायबिलिटी उसको जो है ट्रीट कर देंगे। ठीक है, जिसकी अब जनरल एंट्री की मैं बात करूं तो बनेगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। ठीक है, तो इसके जो है इफेक्ट लगेंगे सीधा, तो यहाँ प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग। एग्जाम में आप पूरा लिखिएगा आउटस्टैंडिंग 14,000 का है, ये हुआ 44,000। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट वेजेस आउटस्टैंडिंग 14,000। ठीक है, सारी एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट थी, बहुत ही हमारा जो है इजी क्वेश्चन था। अब हमें क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है और बैलेंस शीट को मैच करना है। तो क्रेडिट साइड बड़ा लग रहा है, तो इसका जो है टोटल आ रहा है 9,28,000, तो दोनों साइड लिख देंगे 9,28,000। ठीक है, और उसमें से डेबिट साइड माइनस करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, तो हमारा निकल के आ गया 4,14,000, जिसको हम लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट CD कैरिड डाउन, और उसको PNL में ट्रांसफ़र करेंगे तो आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन BD, और अमाउंट निकल के आ जाएगा 4,14,000। और यहाँ पे भी डेबिट साइड ही मुझे क्रेडिट साइड बड़ी लग रही है, और इसी में ही ऐड कर देंगे हम 2,000, तो आ जाएगा 4,16,000। दोनों साइड लिख देंगे 4,16,000, और उसमें से सारा डेबिट PNL माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आया है 2,90,000, टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, और नेट प्रॉफिट जो है कैपिटल में ऐड करेंगे 2,90,000, जो कि बनेगा 10,22,000। ठीक है, तो बैलेंस शीट को मैच कर रहे हैं, तो दोनों साइड जो है अमाउंट आ रहा है 10,96,000। ठीक है,
बैलेंस शीट भी हमारी जो है मैच हो चुकी है। तो ये हमारा था अक्टूबर 2019 का क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हमारी जो है बैलेंस शीट भी मैच हो चुकी है, नेट प्रॉफिट भी आ चुका है, ग्रॉस प्रॉफिट भी आ चुका है। तो इस तरीके से आपको जो है एडजस्टमेंट करके आपको जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। देख सकते हैं 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन के अलावा, ठीक है। और ये हमेशा मैं आपको रेकमेंड करूंगा, सबसे पहले आप देखिए जो ट्रेडिंग पीएनएल, जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनपीओ का क्वेश्चन, इन दोनों में चूजिंग आती है। जो भी आपको आता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये क्वेश्चन आप जो है बड़ी कैलकुलेशन वाला पहले करिए। एक और बड़ा क्वेश्चन बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ठीक है, वो भी आप कोशिश करिएगा कि पहले करें। इनमें कैलकुलेशन ज़्यादा है क्योंकि टाइम इसमें ज़्यादा जो है अकाउंट्स में वेस्ट होता है और अकाउंट्स का पेपर आता भी बहुत लेंथी है। तो ये क्वेश्चन करने की पहले आप कोशिश करिए, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और बिल्कुल फ्री के मार्क्स है, कुछ भी नहीं है। इस पूरे क्वेश्चन में एक भी मार्क्स आपका काटा नहीं जाएगा, सारा आपको जो है नंबर दे दिया जाएगा। हाँ, अगर आपको कभी लेट हो तो आप बैलेंस शीट मैच ना करिए, रहने दीजिए, ठीक है, 1-2 मार्क्स काटे जाएंगे। अगर बैलेंस शीट मैच करने के आप पीछे लग गए तो एग्जाम आपका छूट जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होती है, टाइम नहीं है, तो बैलेंस शीट को ऐसे ही छोड़ दीजिए, मैच ना करिए, ठीक है। अगर टाइम नहीं बचता, टाइम है तो प्लीज़ आप इसको जो है मैच करके चलेंगे। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए अभी से ही, ठीक है। अपने आप को जो है अपने दिमाग से कैलकुलेट करने की आदत डालिए। हाँ, अगर ग्रेजुएशन में आप आ जाते हैं तो कैलकुलेटर की अलाउंस है आपके पास, बट 12th में आपके पास जो है कैलकुलेटर की अलाउंस नहीं है। तो अपने दिमाग से ही जो है आप सेल्फ करिए कैलकुलेशन, कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा एग्जाम के लिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यहाँ मैंने जो है इस वीडियो में अपने 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, तो इससे और अगली वीडियो आएगी जिसमें 2 और क्वेश्चन मैं कराऊंगा पिछले ईयर्स के, उससे प्रीवियस ईयर्स के जो है मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपको जो है एक आइडिया लग जाएगा कि फाइनल अकाउंट्स चैप्टर में से जो है किस किस टाइप के जो है क्वेश्चन बनते हैं। साथ में मैं थ्योरी के कुछ बताऊंगा आपको, वो उसके आंसर नहीं बताऊंगा बट एक क्वेश्चन टाइप बताऊंगा कि आपको जो है थ्योरी के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस टाइप की वीडियो अच्छी लगी और ये वाला कॉन्सेप्ट मेरा आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे एग्जाम की तैयारी करने के लिए, एनालिसिस अपडेट के लिए। और एनालिसिस का सारा कोर्स जो है आगे कोशिश करूँगा मैं पूरी की जल्दी से जल्दी मैं जो है ला सकूँ। इतने सोर्स है नहीं मेरे पास कि मैं जो है इतनी जल्दी ला सकूँ, फिर भी मैं पूरी जो है कोशिश करूँगा लाने की। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, चलते हम भी। हैव अ नाइस डे।